हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार को फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर वो 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर, जिसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बनिए रहेगा। और आज के इस जो सेशन में जितने भी पीवाई के क्वेश्चन करवाए जाते हैं उनको नोट कर लेना, क्योंकि आज के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, डेविस कप है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाए। हॉकी, गोल्फ, लॉन टेनिस या फिर क्रिकेट। देखो, डेविस कप की बात करते तो डेविस कप किस में आएगा, लॉन टेनिस में आएगा। लॉन टेनिस में आएगा, मतलब इसका जो रिलेशन है वो लॉन टेनिस से। एक क्वेश्चन वो पूछा जाए, हेन केप। ये देखो, फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हेन केप जो कप है वो किस खेल से संबंधित है। हेन केप कप, ये लो, इसका आंसर होता तो ये किस खेल से संबंधित है, ये भी भैया लॉन टेनिस से संबंधित है। मतलब दोनों क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप बताओ, रणजी ट्रॉफी वो किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, वो हो जाएगी क्रिकेट से। एक पूछा जाता है जो होते हैं ध्यानचंद ट्रॉफी और नायडू ट्रॉफी, अदर्स और भी ट्रॉफी होते हैं, उनको याद रखना क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में करवा दिया, आपको देखना पड़ेगा उनको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया आपको, लोसार है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। लोसार है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश। बात करें लोसार है, लोसार कहाँ का नृत्य हो जाएगा अपना, आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, देखो एक है बिहार में जो लोकप्रिय नृत्य है, मतलब बिहार का एक जो है लोक नृत्य की तो बात नहीं कर रहे हैं अब, लेकिन बिहार के देखो एक त्यौहार बताता हूँ आपको। देखो बिहार में एक त्यौहार जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, त्यौहार छठ पूजा नाम सुना होगा आपने। छठ पूजा जो है बिहार का लोकप्रिय त्यौहार, इसका रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन नहीं किया था, इसलिए मैंने आपको आज बता दिया है। बिहार का त्यौहार आपको पता होना जरूरी है, क्या हो जाएगा, छठ पूजा। इसमें क्या करते हैं, वो सूर्य उदय होता है ना, तो उसको जल में, मतलब महिलाएं, कुछ महिलाएं जल में खड़ी होकर उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब बात करें कर्नाटक के लोकप्रिय नृत्य की, तो कर्नाटक का कौन सा जगह, यक्षगान हो जाएगा। ठीक है, अगला चले, देखो इसका सॉरी इसका आंध्र प्रदेश नहीं होगा, सॉरी लोसार का क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लोसार का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, याद रखना, लोसार का क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब क्वेश्चन दे रखा सुमेलित करना, ये कुछ नाम है और इनकी जो है मतलब समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लाल बहादुर जो शास्त्री जी है, इनका समाधि स्थल किस नाम से कहा जाता है, विजय घाट के नाम से कहलाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी का किस नाम से कहलाता है, किसान घाट के नाम से कहलाता है। और इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से कहलाएगा, शक्ति स्थल के नाम से कहलाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाएगा शांतिवन। और एक क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी उनका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का क्या कहलाता है, राजघाट कहलाता है। महात्मा गांधी जी का क्या कहलाता है, राजघाट कहलाता है। ठीक है, राजघाट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न अपने को, थोड़ा है वो कौन से राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। थोड़ा कौन से राज्य का लोकप्रिय नृत्य बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम या फिर केरल। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो थोड़ा है वो कौन से राज्य का लोकप्रिय नृत्य, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अकॉर्डिंग टू देखो इसमें, देखो थोड़ा है वो कौन से राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ये वैसे आज आपको मैं HW दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम या फिर केरल। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए, मैं बता देता हूँ कौन कौन से नहीं होगा। बिहार भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा, अब देख सकते हो आप कौन सा होगा। तो थोड़ा कौन सी राज्य का हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ये। अगला देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर पर आधारित थी, बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर पर आधारित थी, बताओ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेरोड डोमर पर आधारित थी। अब बात करें इस योजना की, तो इस योजना का जो कार्यकाल था 1951 से 1956 तक था। 1951 से 1956, मतलब 1951 से 1956। और इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ था आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये क्वेश्चन है ना काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 56 से कितनी हो जाएगी, 61। धरती की बात करें तो 61 से कितनी हो जाएगी, 66। ठीक है, तो ये तीनों योजना की जो है ईयर्स याद रखना। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, राज्य सरकार में मंत्रियों की जो मैक्सिमम संख्या होती है वो कितनी होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, नोट करो इसको। राज्य सरकार में मंत्रियों की मैक्सिमम अधिकतम जो संख्या वो कितनी होनी चाहिए, 10, 11, 12 या फिर 16। देखो, अब आप बोलोगे कि जो है इसमें कितनी होनी चाहिए, तो 12 होनी चाहिए। अब आप कहोगे दिल्ली में तो ऐसा नहीं है, तो दिल्ली इसका क्या है, अपवाद है। दिल्ली क्या हो जाएगा, इसका अपवाद हो जाएगा। दिल्ली में ऐसा नहीं है। ठीक है, दिल्ली में ऐसा नहीं है, तो दिल्ली इसका अपवाद हो जाएगा, ये भी नोट कर लेना।
अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, वर्तमान में कितनी फसलों पर एमएसपी लगाई हुई है। एमएसपी का मतलब जानते हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब जो खाद्यान्न फसलों पर लगाई जाती है ना। देखो ये एमएसपी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी पहले ये बताओ। 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखना। और आज के टाइम पर देखो 22 फसलों पर एमएसपी लगाई गई है। और एक गन्ने की जो फसल है, एक गन्ने की फसल है उस पर क्या लगाई हुई है, गन्ने की फसल पे FR पे लगाई हुई है, FR और पी, ठीक है। तो देखो 22 फसलों पर तो क्या लगाई हुई है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1964 में इसकी मतलब शुरुआत हुई थी, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, भरतपुर, असम, छत्तीसगढ़ या फिर MP। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा, अपना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अब देखो बात करिए इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना वो 1982 में हुई थी। एंड 1983 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मतलब 1983 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। भारत और विश्व की दोनों की थी वो महिला, भारत और विश्व की पहली महिला बनी थी कौन, जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था, या कैसे भी जो पार किया था, बताओ। आशा पूर्ण देवी, संतोष यादव, इंदिरा गांधी या फिर आरती शाह है। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरती शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें संतोष यादव की, तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला यही है, कौन, संतोष यादव जी, ठीक है। आशा पूर्णा देवी की बात करें तो आशा पूर्णा देवी जी का कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था, ये क्या बताया था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी भारत की, ठीक है, कौन हो जाएगी, आशा पूर्णा देवी हो जाएगी। अब बात करें वो मिला कब था, तो मिला था इनको 1976 में, मतलब 1976 में मिला था। इंदिरा गांधी जी की बात करें, इनको मिला था, क्या मिला था, भारत रत्न मिला था इनको, भारत रत्न मिला था। कब मिला था, भारत रत्न 1971 में मिला था। एक क्वेश्चन याद रखना, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दे रखा है। इस बार देखो कुछ जो है मतलब कुछ जगह है और इनके मतलब कौन सी नदी के किनारे से स्थित है, ये कुछ शहर भी दिए गए यहाँ पे, देखो ये देख सकते हो, ये कुछ नदी के नाम है, ठीक है। मदुरई जो कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है, यहाँ पे मदुरई में क्या है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। पणजी बात करें तो गोवा की राजधानी है, नासिक कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और कोलकाता पश्चिम बंगाल। सभी को पता है कोलकाता कौन सी नदी पे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये सभी को पता है। मदुरई की बात करें तमिलनाडु की, तो ये वेगई नदी पे पता चल जाएगा सभी को। और जो पणजी है गोवा है वो मांडवी नदी के किनारे है। और बच गया नासिक, तो वो कौन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। देखो 4 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो गए, बस 1-2 आपको है ना थोड़ा जो है दिमाग लगा के देखना है क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, दिन रात एक कर दो, आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन ही हमारी पहली जीत है, सिलेक्शन क्या है, सफलता की पहली जीत है। यदि आप सिलेक्शन को एक बार देख लो ना किस प्रकार अपने को सिलेक्शन लेना है, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, जरूर मिलेगा आपको सिलेक्शन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायुसेना बताओ। एयर डे जो होता है, एयरफोर्स डे, वो कब मनाया जाता है बताओ। 8 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, वायुसेना दिवस मनाते हैं। अब देखो 24 अक्टूबर की बात करें तो क्या मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और 31 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बाल दिवस मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कितना इजी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, एड्स दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और एक बता दो थल सेना दिवस, एक बता दो थल सेना दिवस, इतना बता दो। 2 क्वेश्चन आप यहाँ से बता दो, ये क्वेश्चन ऊपर पूछा था मैंने आपको। अगला प्रश्न देखिए, देवालय चक्रवर्ती है वो किसे कहा जाता है, किस मंदिर को कहा जाता है या किस स्थान को कहा जाता है देवालय चक्रवर्ती। अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, नोट करो। महादेव मंदिर इटागी, डोडाबसवा मंदिर डम्बाला, केदारेश्वर मंदिर कुवातूर या फिर नन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो जो देवालय चक्रवर्ती है ना वो किसे कहते हैं, महादेव मंदिर इटागी में स्थित है, उसको कहेंगे देवालय चक्रवर्ती। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार एग्जाम में आपके आ सकता है, तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहीं से भी आपका क्वेश्चन उठा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। देखो 1 लाइनर क्वेश्चन मिल गया आपको, अब ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अपने हो जाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है बताओ, सर्वाधिक चमकीला जो तारा है उसका नाम पूछा आपको, साइरस नाम सुना आपने कभी, साइरस, ये सर्वाधिक चमकीला तारा है। और ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तारा की बात कर रहा हूँ, तो ग्रह कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स से, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए।
अगला है ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है यहाँ पे, मोस्ट लगा लो, क्योंकि ब्रिटेन के अभी जस्ट हाल ही में कोई नए प्रधानमंत्री बने थे, तो उस हिसाब से अपने को इस बार पूछ सकता है कि जो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट वालपोल कौन थे, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अब कौन बने हाल ही में, ऋषि सुनक कौन है बताओ, फटाफट बताओ, ऋषि सुनक कौन हो जाएगी, इसके आगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी के बाद पहला बजट जो है किसने और कब पेश किया था बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद जो पहला बजट है वो कब पेश किया गया, मतलब किस समय पे पेश किया गया और किसने पेश किया बताओ। तो आज़ादी के बाद किया था 26 नवंबर 1947 को, और किसके द्वारा किया गया, षणमुखम शेट्टी, षणमुखम सेठी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया, षणमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया। अगला दे रखा है, ब्राजील की राजधानी आप बताओ, ब्राजील की राजधानी बताओ, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ब्राजील की राजधानी बताओ, ठीक है। तो ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्रुसेल्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रुसेल्स हो जाएगी, ब्रुसेल्स हो जाएगी, ये याद रखना, ब्रुसेल्स क्या हो जाएगी, यहाँ की राजधानी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, एक तो दे रखा है नाबार्ड की जो स्थापना वो कब की गई थी, नाबार्ड की स्थापना वो कब की गई थी, ठीक है। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो की गई थी, बताओ फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। 12 जुलाई, 12 जुलाई अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 12 जुलाई 1982, मतलब 1982 में की गई थी। कब, 12 जुलाई 1982 में की गई थी। देखो इसकी जो नाबार्ड की जो स्थापना है किस समिति के आधार पर हुई थी, शिवरमन समिति के आधार पर, शिवरमन समिति के आधार पर, याद रखना दोस्तों, शिवरमन समिति के आधार पर इसकी जो है स्थापना की गई थी। अगला देखिए, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वो कौन जारी करता है, फटाफट तो कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े होते हैं उनको जारी करने वाला कौन होता है। अच्छा क्वेश्चन है एंड टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो CSO नाम सुना आपने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, यही जारी करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1951 में स्थापना हुई थी किसकी, CSO की, और यही राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला देखिए, स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है, स्वर्णिम पेगोडा का देश की जो है किसे कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है, याद रखो। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन, अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी प्रतिनिधि है भारत के वो कौन, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन बताओ। रुचिरा कंबोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ, आपको नोट करो, क्वेश्चन काफी अच्छा है, रुचिरा कंबोज, कंबोज, ठीक है। ये क्या है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि है, कहाँ पे, UNO में, ठीक है। तो टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, भारत के, वो भी कहाँ के, भारत के। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन मिल गया है। तो महान्यायवादी होता है वो किस आर्टिकल के तहत बनता है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत बनता है, तो 76 के तहत, मतलब 76 अनुच्छेद के तहत बनता है। ये महान्यायवादी का वर्णन है आर्टिकल 76 में। और भारत के जो महान्यायवादी कौन जाएंगे, R वेंकट रमणी, R वेंकट रमणी, R वेंकट रमणी, यहाँ पे लिख लेना, R है, R वेंकट रमणी इसका करेक्ट आंसर देगा। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान में के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 को, भाग 3 को। आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35, 12 से 35, और इसमें क्या आता है, फंडामेंटल राइट आते हैं, फंडामेंटल राइट आते हैं। और वर्तमान में भारत के फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो 6, कितने हैं भारत में, 6, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, कौन थे, कौन है, नहीं कौन थे, अब तो शायद ओम बिरला जी, लेकिन पहले थे गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, याद रखो, गणेश वासुदेव मावलंकर। देखो आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, याद रखना मैं आज आपको मतलब कम समय ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब आपकी जो है एग्जाम टाइम आ गई इसलिए मैं फटाफट कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट क्वेश्चन का बेसिक आपको भी क्लियर यहाँ से ही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा, कितना अच्छा क्वेश्चन कि पहली बौद्ध संगीतियों किसके शासनकाल में संपन्न हुई, वह कब संपूर्ण हुई, या ऐसा ही दे सकता है कहाँ संपन्न हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन को 3 प्रकार से घुमा दे सकता है। 483 ईस्वी में, याद रखो 483 ईस्वी में कहाँ हुई, राजगृह में हुई, ठीक है, राजगृह में हुई। और किसके काल में, अजात शत्रु के काल में, अजात शत्रु के काल में, फ्रेंड्स ये याद रखो। एंड इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप इसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ये भी याद रखना। तो आपको फ्रेंड्स फूल है कि जो है पहली बौद्ध संगीति कब हुई, 483 ईस्वी में, और किसके काल में, अजात शत्रु के काल में, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। अगला देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा शुरू हुई, सांप्रदायिक जो
भारत परिषद अधिनियम है वो किस मतलब निर्वाचन प्रणाली है वो भारत परिषद अधिनियम किस द्वारा शुरू हुई, ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। तो बताना आपको किस जो है भारत परिषद अधिनियम द्वारा शुरू हुई। तो आपको पता होना चाहिए 1909 का जो अधिनियम 1909 का जो एक्ट है उसके तहत हुई थी, जिसको क्या कहते हैं मार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, मार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने कर लिया, मतलब दो तीन बहुत ज़्यादा कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन आप याद रखो कि जो है एमएलए का मतलब विधानसभा का जो मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए। देखो इसको नीचे करा देता हूँ मैं वैसे तो। देखो हाँ, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, बताओ। 25 वर्ष चाहिए, याद रखना विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। और बात करें लोकसभा की, लोकसभा का बनने के लिए अपने को कितने चाहिए, एमपी बनने के लिए कितने चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। और पीएम के लिए भी इतनी ही चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए, 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए, 35। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है नमकीन या लवणीय जल में पाई जाने वाली वनस्पति बताओ, कौन सी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा हेलोफाइट, हेलोफाइट जो है वनस्पति का नाम सुना होगा, ये लवणीय जल में पाई जाती है। हेलो फाइट, यहाँ पे फोइट नहीं है, फाइट है। ठीक है, हेलो फाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए वर्षा मापन में किस यंत्र का उपयोग होता है, किस यंत्र का यूजेज होता है। तो वर्षा मापन में किसका, ओडोमीटर जानते हो ना, ओडोमीटर नाम सुना होगा, ओडोमीटर ये वर्षा मापन में होता है। बात करें, देखो एक क्वेश्चन याद रखो वायुदाब के लिए कौन सा जाएगा, बेरोमीटर आ जाएगा। वायुदाब के लिए कौन सा जाएगा, बेरोमीटर आ जाएगा। ठीक है, और हाइट के लिए कौन सा जगह अल्टीमीटर आ जाएगा, मैंने पहले बता दिया आपको। और वाहनों की जो दूरी है किलोमीटर वगैरह में नापने में उसमें किसका उपयोग होता है, उसमें किस होगा, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए, फटाफट बताओ इसका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। संध्या के समय जो सूरज होता है उसकी स्थिति से नीचे चले जाने के बाद तक समय तक दिखाई देने का कारण क्या है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है कि सूरज है वो छिप जाता है, अपनी भाषा में कहते हैं छिपने के बाद भी अपने को दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है बताओ। अपवर्तन का कल मैंने आपको बताया था डिटेल से टॉपिक, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देके। ठीक है, तो बताओ घड़ी में चाबी भरने से, घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, मतलब ऊर्जा कौन सी संचित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें संचित होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद रखना, जीएस के क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जाता है अपने को, कौन सा पूछा जा सकता है बताओ कमेंट बॉक्स में, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा पक्षी कौन हो जाएगा बताओ फटाफट। छोटा तो मैंने बता दिया हमिंग बर्ड, बट ये बड़ा पक्षी कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, जिसको मतलब एक नाम हो रहा है इसका ओस्ट्रिच। क्या है इसका नाम, ओस्ट्रिच भी नाम इसका, याद रखना कंफ्यूज कर देगा ये क्वेश्चन, सबसे बड़ा पक्षी है ओस्ट्रिच। ठीक है, तो आज के 30 क्वेश्चन का टास्क यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस।